हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू वाईक्वेस्ट एकेडमी। वाईक्वेस्ट एकेडमी में आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स। इस चैप्टर में हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इमरजेंसी लागू होती है, उसके पीछे की वजहें और जो कंसिक्वेंसेस हमने जो है इमरजेंसी के फेस सब करे, ये सब चीजें जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो हम पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर we have seen in the last chapter that the Congress recovered after 1971 but was not the same kind of party। देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे कांग्रेस के अंदर जो है इंटरनल क्राइसिस चल रहा था। नेहरू के बाद कैसे जो है कांग्रेस सफर करी थी अंटिल इंदिरा गांधी के एंड शी गेन पॉपुलैरिटी, उसको पॉपुलैरिटी मिलती है और वो कैसे जो है जो नई कांग्रेस थी वो कैसे जो है पूरी की पूरी जो है इंदिरा गांधी पॉपुलैरिटी पर जो है सर्वाइव करी थी। ये सब चीजें जो है हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। The difference between clear in a series of events between 1973 and 1975। देखो जो इंदिरा गांधी कांग्रेस और जो ओरिजिनल कांग्रेस थी जो उनके बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा क्लियर होता जा रहा था 1973 से लेकर 1975 में जो लगातार इवेंट्स चल रहे थे उन सब चीज कर कि कैसे ये जो इवेंट्स है कैसे हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही है, कैसे इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को जो है चैलेंजेस कर रहा है। ये सब चीजें जो है लास्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। बट उसके बाद क्या होता है इन सब चैलेंजेस को देखते हुए एकदम जून 1975 को जो है इमरजेंसी लगाई दी जाती है पूरे देश के अंदर। देखो नॉर्मली जो है ना हम जब भी हम इमरजेंसी को सुनते हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसे एसोसिएट करते हैं कि इमरजेंसी क्या है। या तो किसी वॉर की वजह से हो रही है, एग्रेशन की वजह से हो रही है, या किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है ना इमरजेंसी लगती है किसी कंट्री के अंदर। बट हमारी जो कंट्री में इमरजेंसी लगी थी ना वो लगी थी क्योंकि हमारी कंट्री में हमें खतरा था कि शायद जो है हमारे देश के अंदर जो है इंटरनल डिस्टरबेंस होने वाला है, आंतरिक हिंसा होने वाली थी हमारी कंट्री के अंदर। इस चीज को इसकी वजह से जो है ना हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाएगी। द इमरजेंसी एंडेड एज ड्रामेटिकली एज इट बिगिंस। और ये इमरजेंसी जितनी ड्रामेटिकली तरीके से एकदम रात को 12 बजे से इम्पोज की गई थी, बहुत ड्रामेटिकली से ड्रामा के साथ, वैसे ही जो है इसको खत्म करा गया। एंड इसके बाद जो है 1977 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं और उसमें कांग्रेस को जो है एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। देखो इस चैप्टर में जो है ना हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है इमरजेंसी लगाई गई, क्या वो नेसेसरी थी? जो इमरजेंसी को इम्पोज़ किया गया, उसका उसकी प्रैक्टिस कैसे की, क्या प्रैक्टिस है उसकी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए पॉलिटिक्स के अंदर, और हमें उस इमरजेंसी जो लगी थी उससे हमें क्या लेसन्स मिले। देखो इमरजेंसी में जो है ना गवर्नमेंट ने पावर का अपना बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था और खासकर जो है प्रेस को सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द एडिटोरियल पेज ऑफ नई दुनिया ऑफ 27 जून 1975 वाज लाइक एनी अदर डे एक्सेप्ट दैट द स्पेस फॉर एडिटोरियल वाज लेफ्ट बिग। देखो नई दुनिया जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसका जो एडिटोरियल पेज था ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसके एडिटोरियल पेज को जो है खाली रखा गया क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर के तहत उसको सेंसर कर दिया था, उसको जो है बैन कर दिया गया था। तो ऐसा हुआ, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ना ब्लैंक स्पेसेस देने शुरू कर दिए जिसका इमरजेंसी के प्रोटेस्ट में। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो ना इन ब्लैंक स्पेसेस को भी बैन कर दिया। जैसे कि देखो ये जो है ना ये ब्लैंक स्पेस, ये एडिटोरियल स्पेस था नई दुनिया का। ये इमरजेंसी की जो नेक्स्ट डे इमरजेंसी का न्यूज़पेपर आया था उसमें से खाली छोड़ना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने इमरजेंसी पावर पर इसे बैन लगा दिया था एडिटोरियल्स के ऊपर, इस वजह से। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बैकग्राउंड क्या है इमरजेंसी का। देखो इमरजेंसी का बैकग्राउंड पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि देखो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है 1967 में कैसे हमारी जो इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत सारी लगातार चेंजेस आ रहे थे। इंदिरा गांधी जो है एक पावरफुल लीडर जिसकी बहुत बड़ी ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी के साथ जो है ना वो एक उभर के सामने आती है। उस पीरियड के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर ही कंपटीशन चल रहा था, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लोगों के अंदर बिटरनेस और पोलराइज्ड हो रहा था। जो ये पीरियड था इसमें जो है ना एक और चीज देखी गई, इसमें देखा गया गवर्नमेंट और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में भी काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, एक बड़ी टेंशन चल रही थी। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स बनाए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वहीं पर कांग्रेस ने जो है ना अपना स्टैंड लेते हुए बोला कि नहीं, जो कोर्ट है वो अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के। जो कोर्ट है वो तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है और जो पार्लियामेंट की ताकत है उसकी सुप्रीमेसी कोर्ट उसके भी अगेंस्ट है। और कांग्रेस ने बोला ये भी, कोर्ट को इस पे भी इल्जाम लगाया जो कोर्ट है वो एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, ये एक पुरानी सोच का इंस्टीट्यूशन है और ये एक रुकावट बन चुका है। जो उनका प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम था उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में एक रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट है। और इसको देखते हुए ना कि जो ये जब चीजें चल रही थी हमारी कंट्री के अंदर, तो जो हमारा अपोजिशन था उस टाइम पे उनको रियलाइज हो चुका था कि जब जो ये कांग्रेस है ना, ये
जो पॉलिटिक्स है ना उसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ करने की कोशिश करी है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी को ना अब पर्सनल अथॉरिटी में बदलने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जो है कांग्रेस में स्प्लिट होता है, कांग्रेस टूटती है और इंदिरा गांधी और उसके अपोनेंट के बीच में जो है ना गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो डिवीज़न जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। देखो इमरजेंसी इमरजेंसी आने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न जो था ना वो इकोनॉमिक था। हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इमरजेंसी आने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में। 1971 में जो है कांग्रेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन में एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। रिमूव पॉवर्टी, जिसका जो है जिससे जो है ना इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और बैकवर्ड क्लासेस ने जो है ना इस पे इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। बट 19 कांग्रेस के जीतने के बाद भी 1971 से लेकर 1972 का जो ये साल था उसमें हमने कोई ज़्यादा चेंज देख नहीं पाए कि हमारा सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश का सुधर रहा है। नहीं, हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। ऊपर से जो है ना बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ा। 8 मिलियन, लगभग 8 मिलियन जो लोग थे ना वो पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंटर होते हैं और सेम चीज़ फॉलो होती है जब पाकिस्तान के साथ वो होता है। इसके साथ-साथ जो है ना यूएस क्या करता है, हमको एड देने के लिए मना कर देता है। हमारा एड जो है ना वो एकदम से बंद कर देता है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेज़ जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है ना हमारी नेसेसिटी कमोडिटीज़ जो होती है, सभी कमोडिटीज़ के जो है ना प्राइसेज़ में बढ़ोतरी हो जाती है। अब 1 साल के अंदर 7% इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि 1973 में जहाँ प्राइस 23% से बढ़ रहे थे, वहीं 1974 के अंदर वही प्राइस 30% से बढ़ रहे थे। इतना हाई लेवल इन्फ्लेशन हो चुका था कि अब लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था, लोगों को अब स्ट्रगल करना पड़ रहा था। देखो, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ से शुरू होती है? बांग्लादेश वॉर से, ठीक है? उसके बाद जो लोग हमने लगातार वॉर फेस किया, बांग्लादेश वॉर फेस किया, पाकिस्तान वॉर फेस किया, फिर यूएस से हमें एड मिलना बंद हो गया। उसके साथ-साथ जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल्स की जो है प्राइस बढ़ गई। ये सब चीज़ें जो है ना हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत बड़े रोल्स प्ले करती है। उसके साथ-साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो गिरती जा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, खास करके रूरल एरियाज़ के अंदर। अब गवर्नमेंट को पता था कि उन्हें अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनकी सैलरीज़ को फ्रीज़ करना शुरू कर दिया, जिससे जो है ना एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग्स पैदा होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बीच में। उसके साथ-साथ क्या होता है, अ, सोने पे सुहागा, मॉनसून हमारा फेल हो जाता है। 1972 से लेकर 1973 में सूखा पड़ता है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव गिर जाता है और उसके बाद जो है ना 8% से जो हमारी फूड ग्रेन आउटपुट था वो 8% से गिरता है। तो अब हम जो है ना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी थी कि पूरे देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन का जो था ना माहौल बन चुका था और इस सब चीज़ों को देखते हुए जो कांग्रेस की अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया और जो खासकर जो स्टूडेंट अनरेस्ट था ना, जो 1960s में दबा दिया गया था, उसको दोबारा से उछाला और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को दोबारा से शुरुआत किया गया। इसके साथ-साथ जो मार्क्सिस्ट ग्रुप थे, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे, जो ग्रुप्स जो थे ना वेपन्स, बंदूक, हथियारों का इस्तेमाल करके चाहते थे कि वो कैपिटलिस्ट ऑर्डर और एस्टेब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नक्सलवाद जो लोग थे, उनकी जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ये जो नक्सलवाद जो थे हमारे, ये वेस्ट बंगाल में जो थे ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। तो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़े इन लोगों को सप्रेस करने के लिए। उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में, खासकर जो है स्टूडेंट मूवमेंट्स गुजरात और बिहार का। तो सबसे पहले हम गुजरात मूवमेंट्स पढ़ेंगे। देखो, गुजरात मूवमेंट्स में देखो, गुजरात और बिहार ना दोनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट थी। यहाँ पर कांग्रेस का रूल था और इन जो स्टूडेंट मूवमेंट था ना वो इतना पावरफुल था कि यहाँ पर इस मूवमेंट ने जो स्टेट की पॉलिटिक्स के साथ-साथ जो है ना नेशन पॉलिटिक्स पे भी बहुत ज़्यादा असर दिखाया। जनवरी 1974 के अंदर गुजरात में स्टूडेंट जो है इकट्ठा होते हैं और इन्फ्लेशन और करप्शन के अगेंस्ट जो है, अ, इन्फ्लेशन और करप्शन के अगेंस्ट जो है वो अपना प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और जो है बहुत सारे मेजर जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने भी जो है ना इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना शुरू करा और इसको वाइड स्प्रेड कर दिया, इसको बहुत ज्यादा फैलाया कि ये नौबत तक आ गई थी कि अब जो है ना उस गुजरात के अंदर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना पड़ा। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने डिमांड किया कि अब इस जो स्टेट है गुजरात के अंदर फ्रेश इलेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी के बहुत बड़े राइवल थे, दुश्मन थे, राइवल थे, ये प्रोमिनेंट लीडर थे पुरानी कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के सबसे बड़े दुश्मन थे उस टाइम पे, अपोनेंट थे। और ये
इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया कि अगर इन्होंने अनाउंस किया कि अगर जो है ना स्टेट के अंदर फ्रेश इलेक्शन हेल्ड नहीं किए गए तो ये फास्ट करेंगे, ये हड़ताल पे जाएँगे, ये भूख हड़ताल पे जाएँगे और इतना प्रेशर बनाया गया गवर्नमेंट के ऊपर स्टूडेंट की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, असेंबली इलेक्शन दोबारा कराया गया गुजरात में जून 1975 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस को बहुत फिर से हार का सामना करना पड़ता है। गुजरात इलेक्शन जो गुजरात का स्टूडेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुल होता है कांग्रेस को हटाने में। उसके बाद जो है यही प्रोटेस्ट जो है बिहार में कंटिन्यू होता है। मार्च 1974 मार्च 1974 के अंदर बिहार के स्टूडेंट जो है वो एकजुट होते हैं। वो भी इन्फ्लेशन और करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाते हैं। पर वो अपने प्रोटेस्ट के अंदर जो है जेपी नारायण को जयप्रकाश नारायण को इनवाइट करते हैं और जयप्रकाश नारायण जो है उस टाइम पे अपनी पॉलिटिशियन का करियर छोड़ चुके थे। अब वो जो है बहुत ज़्यादा सोशल वर्क्स में इन्वॉल्व थे। तो स्टूडेंट ने बोला कि आप आओ और प्लीज़ हमारे मूवमेंट्स को लीड करो। तो जेपी नारायण ने जो है ना एक कंडीशन बोली। उन्होंने कंडीशन दी कि देखो मैं तुम्हारा मूवमेंट्स को लीड तो करूँगा बट ये मूवमेंट जो है ना नॉन वायलेंट होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए और इसकी ना लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ़ बिहार तक लिमिट नहीं होना चाहिए, इसे और भी स्टेट में स्प्रेड बिहार से जो है और भी स्टेट में स्प्रेड होना चाहिए। तो इसी वजह से जो ये स्टूडेंट मूवमेंट है ना इसको अज्यूम करा गया कि ये एक पॉलिटिकल करेक्टर के साथ-साथ नेशनल अपील भी थी। ठीक है? बिहार मूवमेंट में एक बहुत बड़ा एक फेमस स्लोगन भी दिया गया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा। ये स्लोगन जो है बिहार मूवमेंट में दिया था 1974 में। इसी स्लोगन को काउंटर करने के लिए जो है ना कांग्रेस से भी एक स्लोगन आया था, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। इंदिरा जो है वो इंडिया है और इंडिया से ही इंदिरा। ये स्लोगन डी के वोहरा ने दिया था जो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1974 के अंदर। फिर जो है इस मूवमेंट के अंदर सभी लोगों ने जो है जुड़ना शुरू करा और जो जेपी नारायण थे उन्होंने डिमांड की थी अब कांग्रेस को जो है बिहार से जाना पड़ेगा, कांग्रेस गवर्नमेंट को बिहार से जो है हटाना पड़ेगा। तो और साथ-साथ एक टोटल रिवॉल्यूशन की डिमांड बोले कि अब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी ट्रू डेमोक्रेसी के लिए। बिहार के अंदर सीरीज़ ऑफ बंद, घेरुज़ ऑफ स्ट्राइक, हड़तालें बंद कराई गई है। उसके बाद क्योंकि ये हड़तालें और बंद इसलिए कराए गए बिहार गवर्नमेंट को हटाने के लिए कराए गए, पर बिहार गवर्नमेंट ने रिज़ाइन करने से साफ-साफ मना कर दिया। अब थोड़ा जेपी नारायण जी के बारे में भी देख लेते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक मार्क्सिस्ट यूथ थे, जनरल सेक्रेटरी फाउंडर थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस सोशल पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी। ये एक 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के भी हीरो थे और इन्होंने नेहरू की कैबिनेट को ज्वाइन करने से साफ-साफ मना कर दिया था और 1955 में इन्होंने अपना पॉलिटिक्स करियर को छोड़ के गांधीयन बन गए थे और भूदान मूवमेंट्स में जो है इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। इसमें इन्होंने इन्होंने जो नागा रेबेल्स थे उनके साथ नेगोशिएट किया, कश्मीर में पीस इनिशिएटिव लाए, साथ-साथ जो है चंबल में डाकुओं को सरेंडर कराया, बिहार मूवमेंट को लीड किया, उसके साथ-साथ ये जो जेपी नारायण थे ना अपोजिशन का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुके थे इमरजेंसी के टाइम पे और साथ-साथ इन्होंने जो जनता पार्टी था ना उसका फॉर्मेशन करने में बहुत बड़ा इनका हाथ था। दोबारा से हम बिहार मूवमेंट की तरफ मुड़ते हैं। द मूवमेंट वाज़ बिगिनिंग टू द इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। अब बिहार मूवमेंट जो है ना इतना फैल चुका था, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हो चुका था कि अब ये सीधा नेशनल पॉलिटिक्स पर इफेक्ट कर रहा था। जेपी नारायण जो चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है बिहार से बाहर भी जाए तो बिल्कुल ऐसा हुआ। ये मूवमेंट जो है हमारी कंट्री के अदर स्टेट्स में भी फैलना शुरू हो गया। एक तरफ जहाँ जयप्रकाश नारायण का एगिटेशन चल रहा था, उनका मूवमेंट चल रहा था, उसी के साथ-साथ जो है ना रेलवे ने भी जो है एक नेशन वाइड स्ट्राइक का ऐलान किया और इससे जो है ना हमारे देश की कंट्री पैरालाइज़ होने का खतरा हुआ क्योंकि हमारा देश अगर ट्रांसपोर्टेशन वर्क नहीं करेगा तो हमारे देश में काम-धंधा कैसे होएगा? लेबर वर्क बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली थी। तो 1975 के अंदर जेपी ने एक मार्च निकाली पार्लियामेंट तक, जो कि आज तक की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली थी जो कैपिटल में हुई है और इन्होंने जो है ना ही वाज़ नाउ अब इतना ये मूवमेंट फैल चुका था कि जेपी नारायण को जो जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी वो भी सपोर्ट कर रही थी। जैसे भारतीय जनसंघ हो गई, कांग्रेस हो गया, भारतीय लोकदल हो गया, सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स, ये सब जो है अब जेपी नारायण जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। द पार्टीज वर प्रोजेक्टिंग अब ये जो पार्टीज थी ना, जो अपोजिशन पार्टीज थी, वो जेपी को एज अ अल्टरनेटिव देख रही थी इंदिरा गांधी का। अब तक जो था ना कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इंदिरा गांधी का कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो पार्टीज ने देखा कि अरे जेपी जो नारायण है वो अब इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव बन सकते थे। बट इसका क्या हुआ, इसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ये जो इनका आइडिया था मास मूवमेंट का,
ये गुजरात और बिहार के अंदर इसको एज अ एंटी कांग्रेस मूवमेंट देखा गया। इसको स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं देखा गया, इसको एंटी कांग्रेस मूवमेंट देखा गया। इनको बोला गया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अगेंस्ट हो रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट हो रहे हैं। और उनका मानना ये था दैट द मूवमेंट वाज मोटिवेटेड बाय पर्सनल अपोजिशन टू हर। ये जो मूवमेंट्स इंदिरा गांधी का यहाँ ये भी मानना था, जो ये मूवमेंट्स हो रहे हैं ये उनके पोजीशन के मोटिवेशन जो उनके इन मूवमेंट्स के पीछे जो है ना उनके अपोजिशन का एक मोटिव्स है। तो ये सब इन मूवमेंट्स को जस्ट स्टेट मूवमेंट से नहीं जोड़ा गया, इन्हें सीधा कांग्रेस से कांग्रेस एंटी इंदिरा गांधी मूवमेंट्स बता दिए गए। उसके बाद जो है थोड़ा रेलवे स्ट्राइक भी देख लेते जिसका ऐलान पिछले हम पढ़ चुके हैं 1974 में। वो आप देखो रेलवे देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, अगर रेलवे एक दिन 2 दिन या हफ्ते से ज़्यादा काम नहीं करेगा तो लोगों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, इनकन्वीनियंस होएगी लोगों को और हमारी इकोनॉमी जो है कितनी ज़्यादा सफ़र करेगी क्योंकि हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा हुआ 1974 के अंदर जो नेशनल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी रेलवे की, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे। उन्होंने एक नेशन वाइड स्ट्राइक को बोला। उन्होंने और उनके सभी एम्प्लॉइज ने मिलकर डिमांड्स रखी रिलेटेड टू देयर बोनस एंड सर्विसेज कंडीशन। जो उनकी सर्विस कंडीशन है, बोनस को लेकर जो है उन्होंने डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट ने जो है उन डिमांड को मानने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ने उनका डिमांड्स का अपोज किया। So the employee of the India's largest public sector undertaking went on a strike in May 1974। गवर्नमेंट ने मना करा और रेलवे के जो एम्प्लॉयज थे वो स्ट्राइक पे बैठ गए 1974 के अंदर। अब जो ये स्ट्राइक हुई इससे जो है ना बहुत ज्यादा लेबर अनरेस्ट होने लगा कि रेलवे से जो है लेबर जो है बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पर जो लोग बहुत ज्यादा सफर करने लग गया था। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इश्यूज उठने लग गए थे कि जो राइट टू वर्कर्स है और ये जो एसेंशियल सर्विस है इंडिया की, उसके जो एम्प्लॉइज का सर्विस पे बैठना ठीक है या नहीं है, तो बहुत ज्यादा इश्यूज और सवाल जो है ना इन पे उठने लग गया था। उसके बाद ये सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को जो है इलीगल बता दिया। और उसके साथ साथ जो है इनकी डिमांड्स है, जो इनकी जो डिमांड थी बोनस और सर्विस रिलेटेड, उन सबको जो है मानने से मना कर दिया। इनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया और जो है आर्मी को रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी को छोड़ा गया। और ये जो रेलवे स्ट्राइक थी फाइनली आफ्टर 20 डेज इन्हें कॉल्ड ऑफ करनी पड़ी, इन्हें रेलवे स्ट्राइक अपनी बंद करनी पड़ी विदाउट एनी सेटलमेंट। तो यहाँ पर तो कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, बस रेलवे जो है लोगों को परेशानी हुई और 20 दिन बाद जो है रेलवे को दोबारा शुरू होना पड़ा। इसके साथ साथ अब देखो जो हमारी गवर्नमेंट थी ना उसके जो सिर्फ अपोजिशन से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में अपोजिशन के साथ साथ जुडिशरी से भी थी। अब जुडिशरी के जो है हम आगे पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में भी हमने कुछ पढ़े हैं। तो जुडिशरी से जो ना 3 इश्यूज पे हमारे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे गवर्नमेंट के। एक तो पार्लियामेंट जो थी क्या वो फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है, उसको एब्सोल्यूट कर सकती है, चेंज कर सकती है, ये सब चीजों को लेकर था कि पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट से छेड़खानी कर सकती है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। दूसरी थी क्या पार्लियामेंट curtails द राइट ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। जो पार्लियामेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर सकती है अमेंडमेंट बना के, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट राइट आर curtailed। जो पार्लियामेंट है वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो राइट है वो सीधा curtailed किए जाए। और उसके साथ साथ जो थर्ड पार्लियामेंट अमेंडमेंट हुआ, थर्ड थर्ड जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसको लेकर था, द पार्लियामेंट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रीज फंडामेंटल राइट्स फॉर गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर एक पार्लियामेंट ने बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल को इस तरह से अब्रीज कर सकती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थी उसको इफेक्ट में लाया जाता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को दोबारा से रिजेक्ट कर दिया, जिससे जो है ना गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो है एक टेंशन का माहौल, क्राइसिस जो है बनना शुरू हो गया। दैट दिस क्राइसिस कल्मिनेटेड इन, और ये जो क्राइसिस है ना ये फेमस जो केस था केशवंता भारती केस उसमें सामने आना। इन दिस केस द कोर्ट हैज गेव अ डिसीजन दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट दैट कैन नॉट बी अमेंड। केशव भारती केस वो केस था जब सुप्रीम कोर्ट को जो है एक डिसीजन लेना पड़ा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और के कुछ बेसिक फीचर्स है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया है और उन सबको जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। टू डेवलपमेंट फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद जो है दो अदर
दो अदर ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जहाँ पर टेंशन जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1973 इन द केशवंत भारती केस। देखो 1973 में जो है इसका डिसीजन आता है केशवंत भारती केस का वैकेंसी, और उसके बाद जो है जस्ट आफ्टर द डिसीजन एक वैकेंसी आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सीजीआई की वैकेंसी निकाली जाती है। इट हैड बीन अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज अ चीफ जस्टिस। सीजीआई जो सीनियर मोस्ट जज होएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जो है उसको अपॉइंट करने की ये निकाली जाती है। बट इन 1973 द गवर्नमेंट सेट असाइड द सेनेटरी ऑफ थ्री जज एंड अपॉइंटेड जज ए एन राय एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट गवर्नमेंट क्या करती है 1973 के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जज होते हैं ना, उनको साइड में कर देती है और खुद से जो है एएन रॉय को सीजीआई को, एएन रॉय जस्टिस एएन रॉय को जो है सीजीआई बना देती है। द अपॉइंटमेंट बिकम पॉलिटिकली controversial because all three judges who were suppressed had given the ruling against the stand of the government। और ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये जो उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी सीजीआई की, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी हुई, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। लोगों का मानना ये था कि जो 3 जज को जिन्हें सप्रेस किया गया है वो जज थे वो वे जज थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लिया था केशवंतर केस के अंदर। Thus, constitutional interpretation of and political ideology were getting mixed up rapidly। इसी वजह से जो constitutional interpretation है, politics की ideology है, वो आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल रही थी और क्राइसिस टेंशन बढ़ रही थी। People close to prime minister start talking of the need for judiciary and the bureaucracy committed to the vision of executive and the legislature। और इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर के क्लोज के जो मिनिस्टर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी कि अब एक जुडिशरी की और ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है जो कमिटेड हो टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के विजन के साथ कमिटेड हो। द क्लाइमेक्स ऑफ द कन्फ्रंटेशन वाज ऑफ कोर्स द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। और ये लड़ाई जब बढ़ती है, इसका क्लाइमेक्स जब आता है जब हाई कोर्ट रूल करता है कि जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो ही इनवैलिड था। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस चल रहे थे। तो अब देखो यहाँ पर जब हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड था, तो अब यहाँ से शुरू होगा इमरजेंसी का डिक्लेरेशन। ऑन 12 जून 1975, 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट पास अ जजमेंट डिक्लेयरिंग दैट इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। 12 जून 1975 में अलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने डिक्लेयर करा कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है लोकसभा के लिए वो इनवैलिड है। This order come on an election petition filed by Raj Narain, a socialist leader and a candidate who had contested against her in 1971। ये जो डिसीजन आया था, ये एक इलेक्शन पिटीशन के ऊपर आया था जो राज नरेन ने फाइल की थी। ये एक सोशलिस्ट लीडर था और ये जो है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे 1971 में। द पिटीशन चैलेंज्ड दैट द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड यूज्ड द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन हर इलेक्शन कैंपेन। उन्होंने पिटीशन डाली थी कि और चैलेंज किया था कि इंदिरा गांधी ने जो है अपने कैंपेन के अंदर, इंदिरा गांधी ने ग्राउंड पे अपनी सर्विस के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज किया, अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर ब्यूरोक्रेट्स को यूज किया। The judgment of the High Court meant that the legally she was no more an MP and therefore could not remain the Prime Minister unless she was once again elected as MP within 6 months। अब इस जजमेंट के आने के बाद ये हो गया था कि अब इंदिरा गांधी जो है ना वो ना तो वो दोबारा से एमपी नहीं रही है, तो इसी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती और उसे उन्हें दोबारा से जो है इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ। On June 24/7, the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order। पर जून 24 में उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है एक पार्शियल स्टे मिल गया था कि अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो है रोक लगा दी गई थी टिल हर अपील वाज डिसाइडेड, जब तक जो है उनकी अपील डिसाइड होएगी। और कि वो एमपी शी कुड रिमेन एन एमपी बट कुड नॉट पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। जब तक वो एमपी तो रह सकती है पर लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है उसमें पार्ट नहीं ले सकती। अब जून 24 को देखो 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बोला कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है, वो एमपी नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती। और 24 जून को जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिला कि वो एमपी तो रह सकती है बट वो अभी जो है प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं ले सकती। और 25 जून 1974, 24 जून मिडनाइट जो है इंदिरा गांधी जो है इमरजेंसी को इम्पोज कर देती है। The crisis and response, देखो the stage was now set for a big political
कन्फ्रंटेशन। अब जो है पॉलिटिकल बहुत बड़ा पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होने वाला था हमारे देश के अंदर। द अपोजिशन पार्टी इज लेड बाय जेपी नड्डा एंड प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी resignations and ordered a massive demonstration in Delhi Ramlila ground on 25 June 1975। अब देखो, जो जेपी नारायण थे उन्होंने बोला कि अब इंदिरा गांधी को रिजाइन करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी मैसिव सी रैली निकाली रामलीला ग्राउंड के अंदर 25 जून 1975 में। जयप्रकाश नारायण ने अनाउंस किया नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशंस एंड आस्क्ड द आर्मी एंड पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स। जेपी ने जो है नेशन वाइड सत्याग्रह की कॉल लगाई और उन्हें बोला कि अब इंदिरा गांधी को जो है रिजाइन करना पड़ेगा और आर्मी पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो उनको बोला गया कि आप जो है इलीगल और मोरल ऑर्डर्स बेसिकली इंदिरा गांधी को कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे। दिस टू थ्रेटेंड टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू अ स्टैंडस्टिल। अब इससे एक खतरा ये था कि अगर ये सब चीजें होता है कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है उनको रोकना पड़ेगा। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैज टर्न द अगेंस्ट कांग्रेस मोर देन एवर। अब जो पूरी कंट्री का पॉलिटिकल मूड था ना कांग्रेस के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका था। इस सब चीजों को देखते हुए द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर और इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा, छोड़ो इमरजेंसी लगा दी। गवर्नमेंट ने रात को 12 बजे ऑन जून 25 जून 1975 गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस एंड देयरफॉर इट अवोक्ड द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो है ना यहाँ पर इंटरनल डिस्टरबेंस का जो है ना एक खतरा नजर आ रहा है, इसी वजह से जो है ना हमें आर्टिकल 352 को हटाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट could declare a state of emergency on ground of external threat or a threat of internal disturbance। देखो आर्टिकल 352 में क्या है इस प्रोविजन के अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है ऑन द ग्राउंड, या तो या कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो या इंटरनल डिस्टरबेंस का कोई थ्रेट हो तो गवर्नमेंट जो है ना इमरजेंसी लगा सकते है। तो गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द ग्रेव क्राइसिस हैड राइजन एंड मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ स्टेट इमरजेंसी नेसेसरी। तो एक बहुत ज्यादा क्राइसिस अब उठ चुके हैं, तो इसी वजह से जो है स्टेट इमरजेंसी का लगाना जो है ना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। टेक्निकली स्पीकिंग दैट वाज विद इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्पेशल पावर टू गवर्नमेंट वंस एन इमरजेंसी डिक्लेयर। और जब इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर्स देता है। Once an emergency is proclaimed, एक बार जब emergency लगा दी गई, जब federal distribution of power remains practically suspend and all the power are concentrated in the hand of the union government। देखो emergency के बाद जितनी भी federal distribution होती है power की वो सब जो है suspend कर दी जाती है और सारी power जो है ना union government के हाथ में रहती है, मतलब state के पास कोई power नहीं रहती है। Secondly, the government also get the power of curtail or restrict all or any of fundamental rights during the emergency। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास राइट है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। और फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज क्लियर दैट emergency is seen as extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function। देखो इमरजेंसी जब लगती है ये बात तो साफ होती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन चल रही है जहां पर हम नॉर्मल डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स जो थी ना हमारे उसको लेकर नहीं चल सकते। इसी वजह से जो है गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर ग्रांट होती है। अब इंदिरा गांधी ने खुद की पावर को सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 जून 25 की रात को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। रात 12 बजे जो है इंदिरा गांधी जी जो है हमारे प्रेसिडेंट को बताती है, इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए बोलती है। फखरुद्दीन उस टाइम पे जो है अली अहमद जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे। ही इशू और इन्होंने जो है इमरजेंसी को प्रोक्लेम जबी कर दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिस वाज डिस्कनेक्टेड। और आधी रात के बाद ही मतलब मिडनाइट में ही जितने भी मेजर न्यूज़पेपर थे उन सभी के ऑफिस की जो है बिजली काट दी जाती है। इन द अर्ली मॉर्निंग a large number of leaders and worker of the opposition were arrested। और अगली ही सुबह हमारे जो अपोजिशन के लीडर है वर्कर्स है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। द कैबिनेट वाज इन्फॉर्म अबाउट इट स्पेशल मीटिंग। और जो ये स्पेशल मीटिंग थी इसकी अनाउंसमेंट 26 जून को 6 बजे होता है। एंड आफ्टर ऑल इज दिस ये सब चीजें जो है इतना तब तक हो चुकी होती है। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं। देखो ये न्यूज़पेपर्स जो है इंदिरा गांधी जो हमारी इलेक्शंस की है 1977 के इलेक्शंस की है कुछ पेपर्स।
जो कैसे जो है इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी देखो लगती है, ये स्टेट इमरजेंसी के लगने पे है देश में तानाशाही रोकने के लिए लंबे संघर्ष हुए, तैयार हुए इमरजेंसी वाले है। उसके बाद जो है 1977 में इलेक्शंस के इमरजेंसी के बाद जो है इंदिरा गांधी पे क्या वो पड़ता है, इंदिरा गांधी कैसे हारती है, ये सब चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में साफ-साफ नज़र आई है। अब इस चैप्टर में जो कॉन्सिक्वेंसेज़ के बारे में है और इमरजेंसी के बारे में जो हमें मिलते हैं लेसन्स, ये सब चीज़ें जो हम नेक्स्ट बार में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।